तो सर मुझे और आपसे सवाल पूछना है। जैसे अभी इस समय सुनने में आ रहा है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं, सर जॉब तो आगे मिलेंगी ना। अभी तो आईटी कंपनीज का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। इसके ऊपर भी आप मुझे एक बार बताइए कि क्या है इस समय। दुनिया में एक कॉमन सेंस वाली बात है कि किसी भी सेक्टर में अगर एडवांसमेंट हो रहा है, बिना टेक्नोलॉजी के ये संभव नहीं है। आज की डेट में हमारी टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। एप्लीकेशंस बनानी पड़ेंगी, तभी तो इन टेक्नोलॉजी को आप यूटिलाइज कर पाओगे, और इसका कोई अंत नहीं है, ये और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो ये हमें दिख रहा है, ये प्रत्यक्ष है कि इसमें स्कोप है। अब इसमें मिसगाइड क्यों होना है? कोई कुछ भी बोल दे, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप जब अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में ही होना है, प्रोग्रामिंग में ही होना है, तो इसमें करियर तो सबसे ज्यादा है। अब दूसरी बात ये होती है, हम सुनते हैं रिसेशन के बारे में। अब जब इतना बड़ा सेक्टर है, सबसे ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड करता है आज की डेट में आईटी सेक्टर, सबसे ज्यादा, ना केवल इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर इतना बड़ा सेक्टर है, तो अगर थोड़ा भी अप एंड डाउन होता है ना, तो वो बहुत बड़ा लगता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक छोटे तालाब में लहर उठेगी तो वो पता भी नहीं चलेगी, एक समुंदर में जब लहर उठती है तो उसका पता चलता है। तो ये समुंदर है आईटी फील्ड, इसमें जरा सा अप एंड डाउन आता है तो लोगों को दिखने लगता है। जिन लोगों का रिसेशन की वजह से जॉब नहीं लग रही, ऐसा नहीं है। जॉब कहीं ना कहीं तब भी अवेलेबल है, मार्केट अभी भी ओपन है, और इंडिया को तो उतना इम्पैक्ट भी नहीं हुआ है जितना वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट हुआ है। और उसके बहुत सारे रीजन है। 2008 में भी ऐसा हुआ था, सन 2000 में भी ऐसा हुआ था। ये अप एंड डाउन चलता रहता है, इससे ये सेक्टर खत्म होने वाला नहीं है। तो ये निश्चिंत रहें आप इस सेक्टर में। सबसे बड़ी बात यह कि आईटी सेक्टर में इतना ज्यादा काम है कि काम की कमी नहीं है। किसी दूसरे सेक्टर में हो सकता है आपकी जॉब चली जाए और फिर आपके पास ऑप्शन भी ना हो, लेकिन इस सेक्टर में ऐसा नहीं होता। ये भी सर ने सही मतलब जानकारी जो बताई है कि आईटी सेक्टर काफी बड़ा है। जो आज उतार चढ़ाव तो हर जगह चालू होते हैं, आप खुद ही शेयर मार्केट देखते हो। मार्केट भी कभी बढ़ता है तो कम होता है, लेकिन जनरली वो ग्रोथ ही हो रही है। अगर कोई टेक्नोलॉजी आ रही है तो हो सकता है कि जॉब्स और बढ़े। पहले भी ऐसा हुआ है कि कहा जा रहा था कि ये चीज अगर आ जाएगी कंप्यूटर तो जॉब्स चली जाएंगी, मशीन आ जाएगी तो जॉब्स चली जाएंगी। लेकिन देखा जाए तो इन्होंने जॉब्स क्रिएट किए हैं। उसी तरीके से अगर एआई आ भी जाता है तो हो सकता है 2-4 साल बाद जॉब्स क्रिएट हो जाए, हो सकता है। तो ये चीजें तो चलने ही वाली हैं। बिकॉज मैं एक बात बोलूंगा, एआई का आपने क्योंकि टर्म लिया है, एआई को लेकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हाँ। हैं। एक्चुअल में एआई क्या है, उसको उसकी लाइब्रेरीज बन गई हैं, उसकी एपीआईज बन गई हैं, ठीक है। अब उन एपीआईज का इस्तेमाल करके हम अपनी एप्लीकेशन में उस कैपेबिलिटी को यूटिलाइज कर रहे हैं और हमारी एप्लीकेशन को और स्मार्ट बना रहे हैं। एज अ प्रोग्रामर, क्रिएटिव माइंड अभी भी हमें उतना ही चाहिए। हम उस लाइब्रेरी को यूज, जैसे आप लाइब्रेरी को यूज करते हो, सी लैंग्वेज में आप प्रिंटफ फंक्शन को यूज करते हो, आप तो नहीं बनाते प्रिंटफ फंक्शन, आप उसको यूज करके अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हो। वैसे ही आप एआई का इस्तेमाल करते हो। अभी मार्केट में 3 तरह की चीजें हैं एआई में, जिसका डिस्टिंक्शन स्टूडेंट को होना बहुत जरूरी है। एक, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको यूज करना है हमें, और वो एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो उनको यूज करने का तरीका, जैसे चैट जीपीटी को कैसे यूज करें, हाँ। इसके भी कोर्सेज चल रहे हैं। यहाँ पे आप एआई फील्ड में अपना करियर नहीं बना रहे हो, एआई बेस्ड एक एप्लीकेशन है जिसको चलाना सीख रहे हो बेसिकली। एक इसके कोर्सेज चल रहे हैं। दूसरा ये होता है कि मुझे कोई एप्लीकेशन बनानी है, कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है, और उसमें मुझे एआई की एल्गोरिदम्स को यूज करना है। तब भी मुझे एआई की एल्गोरिदम नहीं बनानी है, वो बनी हुई है लाइब्रेरी, मुझे उसे यूज करना है। तो यूज करने के लिए जितना नॉलेज चाहिए उतना मैं सीखूंगा। तीसरी चीज है, मुझे एआई के डेवलपमेंट में रिसर्च ओरिएंटेड काम करना है। दैट इज द क्वालिटी जॉब। लेकिन वो सबके लिए नहीं है, एवरेज पीपल के लिए नहीं है। नहीं। वो आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स अच्छा होना चाहिए, वो अप्रोच रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए, एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। वो माइंडसेट अगर आपका है तो आप रिसर्च में जाइए ना। वो अलग है एआई की फील्ड। वहां पे आप वो लाइब्रेरी क्रिएट कर रहे होगे, उसके लिए एल्गोरिदम्स तैयार कर रहे होगे, वो एक अलग फील्ड है। एआई की ये 3 जो मैंने सेगमेंट बताए हैं, आप जरा इन तीनों का डिस्टिंक्शन कर लें। और जॉब्स की कमी नहीं होने वाली है, जॉब्स बढ़ने वाली है। कई लोगों को ये गलतफहमी है, साई-फाई मूवी इतनी देख चुके हैं लोग, लोगों को ये लगता है कि आने वाले समय में कंप्यूटर खुद प्रोग्राम्स बना लेगा, एआई खुद प्रोग्राम बना लेगा, प्रोग्रामर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे काम करने के लिए मशीनें होंगी। ये तो हम 20 साल से सुनते चले आ रहे हैं। मैं कहता हूं कि ऐसा होगा भी, मान लो 30 साल बाद ऐसा हो भी जाता है, तो इंसान ऐसी ऐसी जीव है कि ये अपने रास्ते निकाल लेगी। भाई ऐसा नहीं होगा कि इंसान भूखों मर रहे हैं,
अपनी बनाई चीजों के कारण। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो आप ये व्यर्थ की जो चिंता है ना, इससे अपना समय खराब मत करो, इससे करियर बर्बाद ही करोगे। आप मिसगाइड ना होते हुए अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना करियर बनाओ अच्छी तरीके से। एआई से जॉब्स बढ़ेंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। और सर मुझे आपसे ये भी पूछना है, जैसे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं मुझे कि सर अभी इस समय ट्रेंडिंग में कौन सी लैंग्वेज है, अभी क्या सीखना चाहिए? जैसे आपके हिसाब से 2023-24 समय में जो पास आउट होंगे या 25 तक जाते जाते हो जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी लैंग्वेज उन्हें सीखनी चाहिए? चाहे जावा हो, पाइथन हो, या फिर और कोई पीएचपी है, जावा स्क्रिप्ट है, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि बेटर क्या ऑप्शन होगा, या फिर सभी बेटर बेटर है? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? देखिए, 1000 से ऊपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं दुनिया में, और करीब 250-300 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मार्केट में हाईली एक्टिव हैं। लेकिन 4-5 लैंग्वेजेस के मैं नाम लूंगा जो हर एक स्टूडेंट को सीखना चाहिए। C++, जावा, जावा के अलावा आप पाइथन सीखिए, पाइथन के अलावा आप जावा स्क्रिप्ट सीखिए। ये 5 लैंग्वेजेस तो आपको सीखनी है। इसके अलावा आपकी इच्छा है जिसको सीखना चाहे। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? एक तो ये कि सी लैंग्वेज हिस्टोरिकली सबसे पहले बनी है इन सब लैंग्वेजेस में, और सभी मॉडर्न लैंग्वेजेस को इन्फ्लुएंस करती है। तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स बनेंगे वो बहुत अच्छे बनेंगे अगर आप सी लैंग्वेज से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। C++ के थ्रू आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। जावा बहुत स्टैब्लिश लैंग्वेज है, इसलिए उसको भी सीखना है। और वेबसाइट की दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी जावास्क्रिप्ट है। पाइथन इसलिए क्योंकि आज की डेट में एआई बेस्ड बहुत सारी एप्लीकेशंस बन रही हैं, और पाइथन की लाइब्रेरी उसमें काफी रिच है और काफी ज्यादा वो यूज में आ रही है। ये है आज के मार्केट के हिसाब से। गॉड नोस, एक साल बाद कोई नई लैंग्वेज आ जाती है और 2-3 साल में एकदम से वो आगे बढ़ जाती है। ये आप इस चीज के लिए तैयार रहें, और ये दिमाग में मत लाइए कि कल को मेरा क्या होगा, मेरे को तो एक लैंग्वेज आती है, ये नई लैंग्वेज आ गई। देखो, एक प्रोग्रामर लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं है। लैंग्वेज इज जस्ट अ टूल टू इम्प्लीमेंट योर प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन। लेकिन एक्चुअल में आपको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो अगर आपने एक लैंग्वेज भी अच्छे से पढ़ ली है, तो दूसरी लैंग्वेज सीखने में आपको टाइम नहीं लगेगा। आप 4-5 दिन में भी उसके सिंटैक्स सीख के आप प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दोगे। जो 5 लैंग्वेजेस मैंने बताई, आप बस इनको सीखने पर अभी फोकस करिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बच्चों को समझ में आई होंगी जो सर ने बताई। सर देखो, जनरली क्या होता है कि आपने हमेशा इन्फॉर्मेशन दी है, बच्चों के बारे में सोचा है, उनके लिए हमेशा कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आप ढूँढ के लाते हो जो बच्चों के काम आए। लेकिन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर की लाइफ़ कैसी होती है? सर अपनी लाइफ़ को किस तरीके से उनका शेड्यूल होता है, दिन भर की जो उनकी दिनचर्या है, किस तरीके से वो बिताते हैं? तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपका शेड्यूल कैसे होता है? आप क्या-क्या ऐसे करते हो दिन में? आपका शेड्यूल क्या होता है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं 40s में, स्टार्टिंग 40s में हूँ, 42 ईयर्स का हो चुका हूँ। और हर डेकेड में आपके सोचने का तरीका बदलता है। तो 20s में आप अलग सोचते हो, 30s में अलग सोचते हो, 40s में अलग सोचते हो, और 50s में डेफिनेटली मैं कुछ और सोच रहा हूँ। तो अभी मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइफ में एक बैलेंस होना चाहिए, और मैं सभी लोगों को ये चीज बोलता हूँ। आप जब अपने 20s में हो, तो आप पूरे उत्साह के साथ अपने फ्यूचर पे काम करो, अपने वर्क के लिए काम करो। जब 30s में आते हो, तो आपकी मैरिज हो जाती है, आपके बच्चा होता है, आप उन मोमेंट्स को भी मिस मत करो। केवल एक चीज में जीवन समर्पित करना है तो शादी वादी मत करना। बैलेंस लाइफ जीना है, फैमिली के साथ लाइफ जीना है, तो हर चीज को इंपॉर्टेंस देना। अपनी जॉब को भी इंपॉर्टेंस देना, अपने जो पैशन है उसको भी इंपॉर्टेंस दो, पर्सनल लाइफ को भी इंपॉर्टेंस दो, अपनी फैमिली लाइफ को भी इंपॉर्टेंस दो, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी समय दो। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ में, और वही मैंने किया है। मैं सुबह उठता हूँ, सबसे पहले अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूँ। उसके बाद आता हूँ, अपनी वाइफ के साथ बैठ के बढ़िया चाय पीते हैं। हम लोग आधा 1 घंटा बातें करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। वो मेरा बहुत सुकून वाला टाइम है। थोड़ा बहुत हम लोगों ने गार्डन बना के रखा हुआ है, और बालकनी में बैठ जाते हैं। अच्छा मौसम है, और अभी आपने पढ़ा होगा कि भोपाल हाँ, किस तरह की सिटी है। ग्रीन। 66% जो है ग्रीनरी के नाम समर्पित है इस शहर में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम लोग छत पे कई बार बैठ जाते हैं, तो वो टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैं अपना काम करने के लिए बैठ जाता हूँ। तो 2-3 घंटे 4 घंटे में कंटिन्यूअसली काम करता हूँ। कभी वीडियो को एडिट करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है, कुछ कंटेंट बनाना होता है, ये सारे काम करता हूँ। उसके बाद फिर दिन में बच्चों को लाना और
खाना वाना खाना, इसमें टाइम निकल जाता है और शाम को फिर से यही जर्नी स्टार्ट हो जाती है। शाम को मेरी लाइव क्लासेस होती हैं 10-11 बजे तक, मतलब इस तरीके से मेरा रूटीन सेट हो जाता है। अच्छा, मतलब सर सर अभी ऑफलाइन नहीं पढ़ाते हैं? मैंने ऑफलाइन पढ़ाना छोड़ दिया है। मैं करीब कोविड के पहले तक ऑफलाइन क्लासेस लेता था हाँ। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो कोर्स ले रहा हूँ 2000-3000 का कोर्स ले रहा हूँ, लेकिन उसको पढ़ने के लिए बच्चे पूरे देश भर से अलग अलग कोने से आते थे। हम्म। अब आप सोचिए कि वो बच्चा 25,000 रुपए दे के 3 महीने यहाँ रुक रहा है और मेरा कोर्स की फीस उससे कम है। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता था, क्या मैं इसकी लाइफ में इतना वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ? क्या इसको इतना सफर करने की जरूरत है? तो मुझे वो थोड़ा सा लगता था, क्योंकि बच्चे सभी ऐसा नहीं कि अच्छी फैमिली से हो, फाइनेंशियली उनको दिक्कत भी रहती थी, लेकिन फिर भी वो अपने करियर के लिए आते थे। तो हाँ। मुझे लगा कि ऑनलाइन इज द बेस्ट मोड हाँ। दीज डेज। हम लोग बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहे हैं अपने हम्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो बच्चे को अपने घर पे रह के ही ये सुविधा मिल रही है कि वो यहाँ से पढ़ सकता है। तो मैंने अभी पूरा टाइम डेडिकेट कर दिया है ऑनलाइन क्लासेस को ऑनलाइन लेकर। ऑनलाइन में एक चीज का फायदा है कि अब पहले हम एक्सप्लेन करते थे बोर्ड के ऊपर मार्कर लेके, बच्चों को बताना पड़ता था, इस तरीके से डायग्राम बना के चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ती थी। आज के समय में तो कितना आसान हो गया है कि हम अलग अलग सॉफ्टवेयर्स यूज करके, पेन का यूज करके एक्सप्लेन अच्छे से अच्छा कर पाते हैं। तो वो तो चीजें बदली ही समय के साथ। सर, एक सवाल मुझे आपसे और पूछना है। जैसे अभी मुझे ये जानना है कि बच्चों ने कौन सी एज से प्रोग्रामिंग में शुरुआत कर देनी चाहिए, अगर उनके पेरेंट्स ये सोचते हैं लॉन्ग टर्म में कि हमारा बच्चा आईटी में ही जाए, तो पेरेंट्स के हिसाब से या बच्चों के हिसाब से उन्हें शुरुआत कौन सी एज से कर देनी चाहिए? क्योंकि क्या होगा, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो हमें देखते हैं, उनके फैमिली मेंबर में कोई सीखने वाला हो, उनका कोई दोस्त हो, कम से कम वो तो उनके लिए कुछ अच्छा सजेस्ट कर पाए। तो आपके हिसाब से क्या लगता है? विकास, मैं आपको बताऊं कि मेरी एक स्टूडेंट है, श्री राठौड़ करके, राजस्थान के हैं वो लोग, और उनके फादर से भी मेरी काफी बात होती है। 4th क्लास में वो बच्ची थी तब से उसने ज्वाइन किया था, फोर्थ में? है ना? हाँ। तो 4th क्लास से उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। उसने पाइथन सीखी, उसने HTML CSS भी सीखा, और वहीं से उसकी जर्नी स्टार्ट हो गई। उसके लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम है, उसने कुछ सर्टिफिकेशंस हासिल कर लिए हैं, और मात्र अभी ये 2-3 साल पुरानी बात है, मतलब अभी भी हाँ। कोई बहुत बड़ी नहीं हुई है वो। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम बच्चों को काफी कम एज से ही इंटरेस्ट डेवलप कराएं प्रोग्रामिंग, तो ये हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छा है। आज की डेट में प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज है जो स्कूल में ही सिखा देनी चाहिए। ये बहुत फंडामेंटल चीज है। आपने कभी सुना होगा शायद बचपन में, या हम तो सुनते थे कि जापान में घर घर में घड़ियां बनती। ये इसलिए बोला जाता था क्योंकि जापान उस क्षेत्र में बहुत आगे था, बिजनेस उसमें उनके पास बहुत था, और नॉलेज वहां पे हर किसी को था, क्योंकि वो देश उसमें ज्यादा प्रगति कर रहा है उस फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारे देश में आईटी सेक्टर इतना अच्छा है और टेक्नोलॉजी ही दुनिया का भविष्य है, हर व्यक्ति को प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो भी आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, आपको सीए बनना है तो भी आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, आप हाउसवाइफ हैं तो भी आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग इज सच अ बेसिक थिंग। आप ये सोचिए कि आप एक कंप्यूटर खरीद के लेके आते हैं बाजार से, वो कंप्यूटर एक हार्डवेयर है, आप उसको यूज ही नहीं कर सकते अगर उसमें सॉफ्टवेयर ना हो। आपको उसमें फोटो एडिट करनी है, सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको गाने सुनने, सॉफ्टवेयर चाहिए। मतलब वो मशीन डब्बा है अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तो। उस मशीन को अपने हिसाब से आपको यूटिलाइज करना है। तो जो यूजेज आप करना चाह रहे हो उसका आपको सॉफ्टवेयर उसमें चाहिए। पर अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो वो सॉफ्टवेयर आप खुद बना के यूज कर सकते हैं। सोच के देखिए, ये पावरफुल फील्ड है। तो ये जैसे हम स्पोर्ट्स में बच्चों को डालते हैं, या हम संगीत में डालते हैं, और ये हॉबी, हम इसमें जरूरी नहीं कि करियर ढूंढ रहे हैं, तो वैसे ही प्रोग्रामिंग को भी शुरुआत में मत सोचिए छोटे बच्चे के लिए कि इसका इसमें करियर बनेगा। ये आप उसकी हॉबी के तौर पे डेवलप करिए। इट्स अ वेरी गुड फील्ड। बाद में उसका इंटरेस्ट होता है, करियर बनाते हैं, अच्छी बात है। नहीं भी बनाते हैं तो भी ये लर्निंग उसको बेहद काम आने वाली है फ्यूचर में।